नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा का होली स्पेशल। सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को और हमारे सारे मेहमानों को होली की शुभकामनाएं। होली के मौके पर हर तरफ रंगों की बहार है, लेकिन हमारे आसपास या कहें हमारे जीवन से हंसी के रंग गायब हो रहे हैं। हंसी सबको चाहिए, लेकिन मजाक बर्दाश्त करना, उसे सहन करना, इसकी क्षमता ऐसा लगता है कि कम होती जा रही है। देश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक दौर था जब नेताओं के कटाक्ष और हंसी मजाक को उसी लहजे में लिया जाता था, लेकिन इन दिनों ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कटाक्ष हुआ और उसको विवाद बनने में कोई वक्त नहीं लगता। चुनावी रैलियों में से भी हंसी मजाक शायद गायब हो गया है। इसकी जगह गंभीर आरोप प्रत्यारोपों ने ले ली है। मजाक के लिए कोई भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अपनी इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको जोड़ रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ हम राजनेताओं पर उंगलियां उठाते रहें, या समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर हमारे अंदर भी मजाक सहने की क्षमता कम हो रही है। हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। कोई मजाक करे तो उसको मजाक नहीं, आरोप मानते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज़ पर जाइए, इस पर अपनी राय दर्ज कराइए। कार्यक्रम खत्म होने के समय बताएंगे कि क्या राय आ रही है। और आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, पूर्व पत्रकार हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए एकदम ऐप्ट मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। इसके अलावा दो हास्य कवि आज हमारे साथ हैं। एक हैं शंभू शेखर जी, एक हैं डॉक्टर अरुण पांडे। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर हैं और लोग इन्हें एम्स के चुल्लुल पांडे भी कहते हैं। और हिंदी के मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान खान हमारे साथ हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। और मेरे पुराने दोस्त आर्थिक पत्रकार से व्यंग्यकार बन गए आलोक पुराणिक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी, जिन्हें आप भैया जी के नाम से जानते हैं, और भैया जी आज अपने शहर सीतापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। होली मनाने अब सीतापुर गए हैं अपने घर। आप सबको मैं याद दिला दूं कि ये शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। और उम्मीद है, आज पूरी उम्मीद है मुझे कि ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग एक दूसरे की बातचीत में टोका टाके नहीं करेंगे। थोड़ी मज़ेदार चर्चा हो, चुटकियाँ भी हों, लेकिन बात गंभीर है, उसको गंभीरता से लिया जाए। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये जो बात हो रही है, हम राजनीति का तो एक बहाना बन गया है। होली के दिन कहा जाता है बुरा न मानो होली है, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन होली का, ख़ास तौर पे होली का इंतज़ार क्यों करना चाहिए? हम लोग एक समाज के तौर पर क्या सहनशीलता कम होती जा रही है, और हो रही है तो उसकी वजह क्या है? कैसे इसका इलाज हो सकता है? हम लोग आपस में हंसी मजाक तो करते रह सकें, ये गुंजाइश होनी चाहिए। देखिए, ये सहजता से सबसे बातचीत हो, मजाक हो, एक दूसरे के प्रति जो है व्यंग्य कसने की और व्यंग्य सहने की क्षमता लोगों में विकसित हो, स्वाभाविक सबसे अपेक्षा है। धर्मयुग हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। धर्मयुग बड़ी पत्रिका हुआ करती थी और एक धर्मयुग का 1975 का अंक मैं रद्दी की दुकान से उठा लाया था और रद्दी की दुकान से उस अंक को पढ़ा तो उसमें बहुत बढ़िया पत्र दुष्यंत कुमार, जो बड़े गजलगो हुए हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था संपादक के नाम। देखिए किस तरह से उस जमाने में लेखक और संपादकों के बीच भी किस तरह से व्यंग कसे जाते थे। वो आप आज्ञा दे तो मैं उनका पत्र सुनाता हूँ, कविता में है। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा, पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हुजूर, संपादकी का हक तो अदा कीजिए हुजूर, अब जिंदगी के साथ जमाना बदल गया, पारिश्रमिक भी थोड़ा बदल दीजिए हुजूर। कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, वे हंस के बोले इससे जहर पीजिए हुजूर। शायर को 100 रुपए तो मिले जब गजल छपे, हम जिंदा रहे ऐसी जुगत कीजिए हुजूर। लोहक की बात की तो उखड़ने लगे हैं आप, सीहोंठ सिल के बैठ गए लीजिए हुजूर। और उतना ही बढ़िया, जितना बढ़िया दुष्यंत कुमार जी ने पत्र लिखा, उतना ही बढ़िया धर्मवीर भारती जी का उत्तर है। धर्मवीर भारती जी उत्तर देते हैं, जब आपका गजल में हम खत मिला हुजूर, पढ़ते ही यकबयक ये कलेजा हिला हुजूर। ये धर्म युग हमारा नहीं सबका पत्र है, हम घर के आदमी हैं हम ही से गिला हुजूर। भोपाल इतना महंगा शहर तो नहीं कोई,
महंगी का हवा में बांधते हैं किला हुजूर, पारिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, पर तर्क आपका है बहुत पिलपिला हुजूर, शायर को भूख ने ही किया है यहाँ अंजाम, हम तो जमा रहे थे यही सिलसिला हुजूर। तो कितना बढ़िया जो है एक जो है कवि और संपादक के बीच संवाद होता था, इसका उदाहरण देखा आपने। जी, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया, इससे शुरू किया। शंभू शेखर जी, आपके पास मैं आऊँगा। ये इस शानदार उदाहरण के साथ हम बात शुरू कर रहे हैं संपादक और कवि के बीच, और पारिश्रमिक तब से अब तक जी दर्द का विषय बना हुआ है। लेकिन जो समाज में जो हाल है, आप निकलते हैं, देखते हैं किस तरह की कविताओं की मांग होती है। क्या सुनाने पर अचानक आपको ऐसा लगने लगता है कि गलत जगह फंस गए, पिटाई हो सकती है? खैर देखिए, अभी तक कवियों की तो यह नौबत नहीं आई है कि गलत जगह फंस गए और पिटाई हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रेम शुक्ला जी और हमारे कांग्रेस के मित्र विजय जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम होली में ये रंग दरअसल अब लगाने का नहीं, रंग उतारने का समय है। इस बार हमारे ऊपर इतने तरह के रंग चढ़ गए हैं, हमारे ऊपर सांप्रदायिकता के रंग चढ़ गए हैं, भेदभाव के रंग चढ़ गए हैं, जातिवाद के रंग चढ़ गए हैं। तो दरअसल इस बार होली रंग लगाने का नहीं, रंग उतारने का समय है। और एक बात जो प्रेम जी कह रहे थे और आपने जहाँ से शुरू की, देखिए दरअसल आदमी में व्यंग कसने की क्षमता तो बढ़ी है, सहने की क्षमता खत्म हो गई है। और मैं तो रोज ही कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों में रोज ही कहीं ना कहीं रहता हूं, और प्रेम शुक्ला जी तो अक्सर ही हमारे कविताओं के एक तरह से समझिए कि बड़े ही बैठे रहते हैं, और हम इनके ऊपर बहुत प्रहार करते हैं। और कई बार इनके भाव भंगिमाओं से हमें पता चलता है कि इन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। लेकिन देखिए, एक हास्य का ये तरीका भी हो सकता है। मैं 4 लाइनें आपको अपने अंदाज में सुनाता हूँ, और यकीन मानिए मुझे लोगों को बुरा लगे, नेताओं को बुरा लगे, इससे बिल्कुल भी उससे वो नहीं, गुरेज नहीं रहता। लोगों को आनंद आना चाहिए, पब्लिक को आनंद आना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में, बल्कि यूँ कहिए कि 10 सालों में राजनीति बड़ी इंटरटेनिंग हो गई है। राजनीति जितनी इंटरटेनिंग आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। आप 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए, और हास्य व्यंग का ये आनंद आपको भरपूर आएगा साहब। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। जी तो देखिए, अब इसमें क्या है कि एक हास्य भी हो गया, व्यंग्य भी हो गया, और आधार कार्ड से जो हमारी सारी सुविधाओं को जोड़ दिया गया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप निराधार हैं। और ये आधार देखिए, तुलसीदास आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले तुलसीदास कह गए थे, कलयुग में केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग में केवल आधार कार्ड ही चलेगा। कलयुग में केवल आधार कार्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो नेताओं को जी तो आपका कहना है कि जी नेताओं को, आप कह रहे हैं नेताओं को, मैं इसीलिए अब चलता हूं गौरव वल्लभ के पास। गौरव वल्लभ जी, ये, और मैंने शुरू में भी कहा, अब फिर कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ नेताओं से अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे अपेक्षा ज्यादा है, खास तौर पर क्योंकि राजनीतिक दलों में, राजनीतिक नेताओं के बीच में जब नोकझोंक होती है तो वो बढ़ते बढ़ते समर्थकों के बीच लाठी चलने तक पहुंच जाती है। ये जो राजनीतिक विरोध है, ये विरोध की जगह विद्वेष में बदलता जा रहा है। क्या वजह है और क्यों, कैसे हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? कोई अच्छा रास्ता है कि थोड़ा स्वस्थ चर्चा हुआ करे? देखिए जोशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीवी पे या कहीं पे भी जब डिबेट हो तो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को जीत हार का माइंडसेट से नहीं जाना चाहिए। और आपको प्रेम जी भी जानते हैं और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं डिबेट में किसी को हराने या जीतने नहीं जाता हूं। मैं डिबेट में अपनी बात कहने जाता हूं, वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बोल दिया, नहीं मिलती तो रोज ही होती, कल बोल देंगे, ऐसा कौन सा पहाड़ छूटा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो प्रतिस्पर्धा है टीवी में या अखबारों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उस प्रतिस्पर्धा के कारण
कई बार आर्ग्यूमेंट हीटेड हो जाते हैं, कई बार दूसरा व्यक्ति आपको बोलने नहीं देता। तो ये एक माइंडसेट अगर हम सब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जितने भी हैं, अगर ये शपथ ले लें कि भैया हम डिबेट में अपनी बात कहने जाएंगे, अपनी विचारधारा कहने जाएंगे, हम एक दूसरे को हराने या जीतने के लिए नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें अच्छी होगी। मैंने भी 4 लाइनें लिखी है, थोड़ा राजनीतिक तंज है। प्रेम शुक्ला जी ये मैंने लिखी, प्रेम शुक्ला जी अगर अच्छी ना लगे तो मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊंगा, मैं पूरी नहीं करूंगा। आज आपके ऊपर है, आप अनुमति देंगे जब तक सुनाता जाऊंगा, आप ऐसे इशारा कर देना मैं रुक जाऊंगा। हम लोग की व्यंग्य सहने की मैंने खुद ने लंबी है। मैं अच्छा जी सुनाए ये मैंने खुद ने लिखी, हालांकि मैं अर्थशास्त्री और वाणिज्य का विद्यार्थी हूं, पर फिर भी आज हिम्मत करी आपके चैनल के लिए। मैंने कहा जोशी जी जरूर मेरी हौसला अफजाई करेंगे जी। योगी जी की पुलिस अपराधियों पे कर रही ठाए ठाए, योगी जी की पुलिस अपराधियों पे कर रही ठाए ठाए, लोग बिजनेसमैन कर रहे देश को बाय बाय, महंगाई के कारण जनता कर रही हाय हाय, किसी ने अपने खातों में 15 लाख ना पाए, किसान की एमएसपी सरकार खाए खाए, अब तो जनता ने ठान लिया 19 में करेंगे गुड बाय गुड बाय गुड बाय। तो अब एक तंज है ये। अब मान लो ये तंज आज जितना प्रेम से प्रेम शुक्ला जी ने सुना, और दिन नहीं सुनते, तो इनको धन्यवाद मेरी तरफ से। बढ़िया बढ़िया, आपने तो तंज के नाम पर प्रचार पूरा कर लिया और एक तरह से मैनिफेस्टो पढ़ डाला। इरफान हमारे बीच में ऐसा हुआ है तो नहीं कतई नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं बल्कि एक और आग्रह आज करना चाह रहा था। रोज मैं आग्रह करता हूं कि दूसरों के बात के बीच में ना बोलें। आज मैं आग्रह ये करना चाहता हूं कि जहां मौका मिले कुछ छोटी मोटी चुटीली टिप्पणियां कर सकते हैं, चुटकी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इरफान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उस समय के दोस्त हैं जब हम दोनों के सिर पे बाल हुआ करते थे, और कार्टूनिस्ट हैं। इरफान आप जो करते हैं, कार्टून बनाते हैं, जिनके कार्टून बनाते हैं उनके साथ अलग अलग समय पे आपने उनसे आपका साबका पड़ता है। उन लोगों के बीच, उन लोगों के साथ आपके संबंध पहले में और अब में कुछ फ़र्क महसूस हुआ है, या हमेशा से वैसे ही लोग मिलते रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। लोग अब यही बदलाव जो आप महसूस कर रहे हैं, वो बदलाव बिल्कुल आ चुका है। जो लोग पहले तारीफ़ किया करते थे जिन कार्टूनों के बारे में बुला बुला के, आप चूँकि दूसरी पार्टी के बारे में बनाए जा रहे हैं, अब उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं बल्कि, तो वो उस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनमें संख्या बराबर कम ही हुई है। तो अप्रिसिएशन जो आना चाहिए वहाँ से, उस तरफ से अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं आता है, उस तरह का ना के बराबर ही आता है। तो यही फ़र्क आया है आज के समाज में और पुराने में, कि पहले वो लोग हमें बुलाकर और हमसे बात करते थे, बराबर उनसे हमारा एक चर्चा का वो होता था। अब तो ये लगता है कि जैसे कुछ बना दिया अगर हम लोगों ने, तो उसके बाद में उनके साथ में कोई तकरार हो गई है, कोई दुश्मनी हो गई है। ये एटीट्यूड जो है, ये बहुत बड़ा एक अंतर आया है आज की तारीख में। जी, तो ये इरफान किसी एक पार्टी की तरफ से आप कह रहे हैं कि इस समय जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसकी तरफ, या आपको किसी भी पार्टी? क्योंकि ये लग सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादातर तो उन्हीं की तरफ है ये इशारा, क्योंकि सत्ता में वही है और सत्ता पे ही कार्टून बनते हैं। मेरे ख्याल से हमारे प्रेम शुक्ला जी एक संपादक भी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर भी हैं। तो दोनों तरह के रोल वो जानते हैं और उनको पता है कि संपादक को क्या महसूस होता है। ऐसे में वो चाहता है कि व्यंग और कोई भी चीज़ ऐसी है वो एकदम खुल के आना चाहिए सामने, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि समाज के अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं, वो कांग्रेस के लोग भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, और दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, तो समाज में पूरे तरह से ही एक बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है। वो एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं है बल्कि मेरा ये, लेकिन जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है जो सत्ता में पार्टी होती है, जिनके ऊपर ज़्यादातर लोग
उंगली उठाते हैं और जिनके ऊपर ही व्यंग किए जाते हैं। जी, ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। और लेकिन पूरे समाज में एक बीमारी की तरह ये आ रही है बात कि सहनशीलता कम हो रही है। डॉक्टर अरुण पांडे, आप हास्य कवि भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इस बीमारी का कोई इलाज दिखता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दूंगा। और देखिए, ये बहुत ही संयोग की बात है कि हमारे साथ प्रेम और गौरव जी दोनों लोग हैं। प्रेम और गौरव एक दूसरे को परिभाषित करते हुए हैं। और आपने जो सवाल उठाया है कि क्या आज के युग में और इस समय की राजनीतिक परिवेश में क्या एक दूसरे से मजाक करना इतना भारी हो गया है, तो मुझे तो लगता है कि मैं राजनीतिक ही कटाक्ष करता हूं। और मुझे इस बात, जैसे हमारे बड़े भाई शंभू शेखर जी ने कहा कि हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या उसका मतलब निकालता है एज ए कवि। और रही बात जो शुरुआत आपने की थी कि क्या आज के युग में ऐसा हो गया है क्या कि लाठी तक बात आ गई है, तो एज ए कवि तो ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन एज ए डॉक्टर कई बार आई है कि लाठी की नौबत आ चुकी है। और होली का ये माहौल है, तो मैं होली गौरव जी के ये बात से शुरू करूंगा अपनी 4 लाइनें और सभी को मैं प्रस्तुत करता हूं कि कहते थे जो कि देश अब बेजोड़ हो गया, कहते थे जो कि देश अब बेजोड़ हो गया, माल्या के बाद नीरव 1 to 4 हो गया, माल्या के बाद नीरव 1 to 4 हो गया। अच्छे दिन नहीं आए ना 15 लाख ही, अच्छे दिन नहीं आए ना 15 लाख ही, चौकीदार 5 साल में ही चोर हो गया, चौकीदार 5 साल में ही चोर हो गया। और देखिए इस 4 लाइन से गौरव जी के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ गई है कि कम से कम कुछ तो पंक्तियाँ इनके फेवर की पढ़ दी मैंने। और इसी पे मैं प्रेम शुक्ला जी को भी नहीं मैं मायूस करूंगा इस होली के हुड़दंग में कि आया है जो चुनाव मजेदार हूँ जी मैं, आया है जो चुनाव मजेदार हूँ जी मैं, रंगा पुता होली में दागदार हूँ जी मैं, रंगा पुता होली में दागदार हूँ जी मैं। कोई जाके उनको अरे इतना बताओ, कोई जाके उनको अरे इतना बताओ, चोरों के लिए अब तो चौकीदार हूँ जी मैं, चोरों के लिए अब तो चौकीदार हूँ जी मैं। जी, तो आपने तो दोनों तरफ का काम कर दिया, लेकिन ये जो 1 to 4 हो गए जिनकी खबर आपने दी, उनके बारे में खबर ताज़ा ये है कि वो धर लिए गए हैं और अब 29 मार्च तक उनको हवालात में रहना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या होना है। आलोक पुराणिक जी, पर उनका 4-2 का 1 होगा कि नहीं, ये सवाल है आलोक जी। ये सवाल रहेगा गौरव जी। 4-2 का 1 होगा कि जी नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कि एक अपडेट दे दूं। ये हमारे गौरव भाई तुरंत अपने पॉइंट पकड़ लिया। हाँ, वही मैं उठाना था कवि के बात को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने अपना मौका में पॉइंट पकड़ लिया। लेकिन मैं आलोक पुराणिक जी के पास चलूं। आलोक जी, अब कहने को तो कुछ ऐसा सवाल मैं आपके पास रखूं या नहीं, लेकिन इस परिस्थिति के लिए क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं और कोई इलाज दिखता है? क्या हम वापस सहिष्णुता की तरफ बढ़ेंगे या ये चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी? देखिए, सबसे पहले आपको और यहाँ उपस्थित सारे मेहमानों को, दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। और आपकी बात पे मैं आता हूँ कि देखिए, सहिष्णुता और असहिष्णुता का जो मसला है वो बहुत उलझा हुआ मसला है। मेरा मानना है कि हास्य व्यंग को लेकर बहुत ज़्यादा सहिष्णुता बढ़ी है। मैं बताता हूँ आपको। आप गुड़गांव के किसी भी स्टैंड अप कॉमिक क्लब में चले जाएं, लोग 2-2 हज़ार रुपये फीस दे के वहाँ जा रहे हैं और वहाँ मोदी जी और राहुल जी के बारे में सिर्फ टिप्पणियां नहीं हो रही, ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं जो आप कह सकते हैं कि संसदीय भाषा के हिसाब से कतई अनुकूल नहीं है और लोग सुन रहे हैं। अभी दिक्कत क्या हो गई है कि एक चीज एक मीडियम के लिए है, वो किसी और मीडियम पे जाके अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हास्य मेरे ख्याल से कम नहीं हुआ, लेकिन उस तरह का हास्य, जिस तरह के हास्य की बात हमारे प्रेम जी ने कही कि साहब वो 70 के दशक में धार्मिक पत्रिका में आता था, जनरेशन चेंज हो गई हैं, उनके टेस्ट चेंज हो गए हैं। आपने शुरू में मेरा परिचय दिया कि मैं मूलतः आर्थिक पत्रकार था, फिर व्यंगकार हो गया। मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं अब भी आर्थिक पत्रकार हूं। और अर्थव्यवस्था को देख के अगर आप देखेंगे कि व्यंग अभी अर्थव्यवस्था से आ रहा है,
और मैंने अर्थव्यवस्था पे व्यंग लेखन शुरू किया था, तो मैंने शुरू में 2 लाइन लिखी थी कि प्रेम करना इतना हार्ड हो गया है क्योंकि 100 रुपए का एक आई लव यू वैलेंटाइन कार्ड हो गया है। मसला कुल ये हो गया है कि हम लोग सत्ता या कि पावर के बड़े लिमिटेड आयाम समझते हैं कि मोदी जी पावर हैं कि राहुल जी पावर हैं। मेरे भाई, पावर असल में बाजार है। बाजार आपको चला रहा है। बाजार को आप देखें, हम देखते हैं सुपरस्टार सबसे पहले सुबह ऐड करते हैं ज्वेलरी के ब्रांड का, अगले ही मिनट वो ऐड कर रहे होते हैं कि ज्वेलरी को फला कंपनी में गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं, और इस लोन लेकर क्या करें तो बताते हैं कि उस राज्य में जाए कुछ दिन गुजारिए। आप तीनों विज्ञापनों को एक साथ देख लेंगे, व्यंग अपने आप निकल के आता है। तो मुझे शिकायत नहीं है कि आप ये कहें कि लोग असहिष्णु हो रहे हैं, मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि असहिष्णुता की बात करना और किसी के खिलाफ एक्सट्रीम कमेंट करना भी एक मार्केटिंग रणनीति है। मैं एंटी मोदी बोल दूं बहुत, मैं एंटी राहुल बोल दूं, राहुल जी वाले मुझे पीट जाएं, मोदी जी वाले मुझे पीट जाएं, मेरा खास ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है। खास सर्किल में मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है ठीक वैसा है नहीं, उसके पीछे आपको झांकना पड़ेगा। पर बतौर व्यंगकार मैं आपसे कह सकता हूं कि बड़ी रचनाएं, दूर तक जाने वाली रचनाएं वो होती हैं जो व्यक्ति केंद्रित नहीं होती, जो ट्रेंड्स केंद्रित होती हैं, जो इंसानी चरित्र को ध्यान में रखकर की जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि तमाम तरह के व्यंगकार, कवि, हास्य व्यंगकार आए और चले गए, लेकिन हम 20-30 साल के अंतराल में देखें तो हम लोग किन्हें याद करते हैं? शरद जोशी जी को हम याद करते हैं, हम हरिशंकर परसाई जी को याद करते हैं, हम ज्ञान चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उन्हें याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति केंद्रित काम नहीं किया। व्यक्ति केंद्रित काम में दिक्कत ये होती है कि आपको तात्कालिक तालियां, तात्कालिक टीआरपी मिल सकती है, लेकिन दूर तक जाने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। और मेरा बिल्कुल नहीं मानना कि असहिष्णुता बढ़ी है। मुझे लगता है असहिष्णुता की बात करके एक खास तरह की ऑडियंस जुटाना, ये भी एक बहुत कुशल मार्केटिंग रणनीति है। और अगर आप एंटी मोदी बोल रहे हैं तो आपको एक बड़ा ऑडियंस उसके एंटी मिल जाता है, अगर आप एंटी राहुल बोल रहे हैं तो आपको उसके खिलाफ ऑडियंस बड़ा मिल जाता है। बहुत बड़ी मंडी सब्जी लगी हुई है जहां पे 100 रुपए किलो आलू भी बिक रहा है, 20 रुपए किलो आलू भी बिक रहा है। आपको अपना माल कहां बेचना है, कैसे बेचना है, ये हमें देखना है। लेकिन रचनाकार को 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उसको पास एक क्रिएटिव गिफ्ट है, ऊपर वाले ने कुछ उसे पॉजिटिव दिया है, तो कोई उसकी पंक्ति लिखने में या कि बोलने में ऐसी ना निकले जिससे किसी का इस कदर अपमान हो कि उससे वो रिकवर ना हो पाए, जिससे कह रहे हैं। लेकिन अब याद करें, दुष्यंत कुमार ने कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हालात क्या कुछ ऐसे नहीं हो गए हैं? प्रतीक त्रिवेदी जो भैया जी हैं और पूरे भारत के कोने कोने में घूमते हैं, रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, क्या हाल है? सड़क पे क्या हो रहा है प्रतीक? ये हम बड़े नेताओं को सवाल करते हैं, घेरे में लाते हैं कि भाई ये नेता लोग अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। पब्लिक सुनना चाहती है क्या? आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज का ये जो मुद्दा है, मैं कहीं शो कर रहा था, अपना शो खत्म किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, इस शो में तो, आज आपके इस शो में तो चलना है, क्योंकि मैं तो अपनी हंसी, अपना उल्लास और अपना एनर्जी खोज लेता हूं, और वही मुझे आम आदमी में दिखती है, और वो बहुत सहज है, सरल है। आलोक पुराणिक जी ने बात बिल्कुल सही कही। बाजार है तो बाजार के नियम है यहाँ पे, और जब नियम है तो कवि जो है छंद में मात्राएं पूरी हो ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नाम और व्यक्ति के नाम किसी तरह विरोध हो, चाहे वो मीटर में बैठ रहा है या नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के अदायगी कर रहा है, लेकिन हंसी नहीं आ रही। तो हंसी कैसे आए, ये बड़ी मुश्किल है। जब आप चारणत तो करने लगे, जब आप पुल बांधने लगे, हवाई पुल बांधने लगे, तो उससे ना तो हास्य पैदा होता है और ना ही व्यंग के आप पारंगत हो पाते हैं। दरअसल मुश्किल यही है कि इस समय बटे हुए हैं। एक कवि क्या कह रहा है, बोले मैं किसकी तरफ से सुनाऊंगा, बोले कि मंच में, मैं मंच की बात बता रहा हूं, रोज कवि मिलते हैं हर शहर में, बी क्लास सिटी, सी क्लास सिटीज में घूम रहा हूं। बोले साहब मैं कवि हूं, और मैं हास्य कवि हूं, और मैं व्यंग्य कवि हूं, और मैं बीजेपी की तरफ से पढ़ता हूं। ऐसा नहीं था। मैंने अपने बचपन में देखा है, कवि सम्मेलनों में जाता था, वही एक मनोरंजन की चीजें हुआ करती थी, तो कवि कविता पढ़ता था, चुटकुला नहीं पढ़ता था। और आज आप चुटकुला पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हंसा नहीं पा रहे हैं। मुश्किल यही है। और हंसी कहां गायब हुई? जो आम आदमी है, जो बिल्कुल सहज है, सरल है, वो जो आता है
और आपसे सिर्फ हाल चाल पूछता है और उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, और कष्ट में भी होता है, वो दुखी भी है, परेशान भी है। मैं पूछ लेता हूं कहां से आ रहे हैं, बोले सब्जी लेके आ रहे थे, देखा भैया जी आपका मजमा लगा हुआ है, तो हमने कहा अच्छा हाँ मैं बिल्कुल मदारी जैसा लगता हूं ना, बोला नहीं भैया जी लेकिन कुछ कुछ आप जमा लेते हो तो मुझे उसमें अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें, क्या अच्छा लगता है, बोले बस भैया जी यही जो बातचीत आप करते हो यही अच्छा लगता है। वो हास्य ढूंढ लेता है, हास्य को स्वीकार कर लेता है, सहनशील है। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं हंसाने की, जीवन में उल्लास के नेताजी आए, एनर्जी भर दी, कुछ नहीं हो रहा साहब, वैक्यूम है। अब तोड़े कौन, टूटे कैसे। कार्टून जरा सा बना दीजिए तो चिढ़ जाते हैं। एक जमाना था जब प्राइम मिनिस्टर कभी आप कार्टून बना दिए तो सहज स्वीकार्य है। तो जो समाज में स्वीकार्यता है वो भी खत्म हो गई। मुझे किसी ने आज एक दोहा लिखा, मैं इजाजत के साथ पढ़ना चाहता हूं आपका, कि प्रेम भाव के वजन को, प्रेम भाव के वजन को कौन, प्रेम भाव के वजन को कौन सका है तौल, प्रेम भाव के वजन को कौन सका है तौल, 2 पैसे के रंग का, 2 पैसे के रंग का लाख टके है मोल। ये जो लाख टके मोल है इसी को पहचानने की शिद्दत से कोशिश हो रही है। और रंग तो लगाया जा रहा है लेकिन वो छूट भी जाता है। पहले रंग लगाया जाता था और बरसों तक छूटता नहीं था। मुश्किल यही है आज की, कैसे इसको, इसमें उल्लास कहां से भरे, जीवन में उमंग कहां से आए। कोशिश करेंगे तो नहीं, सहज समभाव में आएगा तभी उसको आनंद ले पाएंगे और उल्लसित हो पाएंगे। जी बहुत बढ़िया प्रतीक, मजा आ गया। डॉक्टर गौरव वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं और इरफान कुछ कार्टून दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा पब्लिक का मूड देख लें। हमने आज लोगों से भी यही बात पूछी कि क्या हमारे अंदर मजाक सहने की क्षमता कम हो रही है, और क्या आजकल राजनीति में नेता बिल्कुल मजाक नहीं सह पाते। आइए देखें क्या कह रहे हैं लोग। आजकल मजाक सहने की क्षमता कम हो गई है लोगों की, क्यों, बर्दाश्त खत्म हो गई है लोगों की, कोई किसी की बात का सुनना चाहता ही नहीं है। हाँ तनाव तो है ही, थोड़ा मजाक वगैरह सह नहीं पाते हैं, छोटा छोटा बात पे गुस्सा वगैरह करने लगते हैं। आप रोड रेज वगैरह में भी देख रहे हैं जो घटना हो रहा है। हाँ अब तो नेता लोग के साथ यही हो गया, कुछ भी नहीं बोलना, किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, तो वही बात होगी ना। इसलिए मजाक थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, सामने वाला कुछ पता नहीं चलता। दे नीड टू विन एट ऑल कॉस्ट, तो इसके वजह से दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स लाइंग डाउन। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बड़ा चढ़ा के कर देते, ईगो इशू बना देते हैं या फिर मुद्दा बना देते हैं। वो राजनीति प्रॉपर देखा जाएगा तो एक मजाक ही बन के रह गया है, सब एंजॉय ही करते रहते हैं, सीरियसली तो कोई लेता ही नहीं ऐसे लगता है। बहुत सारी चीज़ों में देखा जाएगा तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। अगर आप देखें तो आजकल कॉमेडियंस जो हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन का काम बेटर कर रहे हैं और ऑपोजिशन वाले कॉमेडी ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता सह पाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो चाहते कि उनकी पार्टी को नीचा दिखा रहा है, तो वो उसको ज़रूर कुछ बोल के चुप कर आते हैं, तो वो सहन शक्ति तो है ही नहीं है। जी, तो ये है पब्लिक का मूड। और अब चलते हैं इरफान के पास। इरफान कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे कुछ कार्टून देखिए। नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ यहाँ लाइव बनाऊंगा आपके सामने। अच्छा, तो बनाइए स्टूडियो में। जी। हाँ, तो जब तक आप बात करते जाएंगे कुछ यहाँ बनता जाएगा। अच्छा, तो हम बात करते रहें और आप बनाते रहेंगे, ठीक है? जी जी। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच आपका कार्टून विंडो में दिखता रहेगा, दर्शक देखते रहेंगे कि इरफान बना रहे हैं। जी जी। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आप बीच में कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे? क्योंकि जो वर्कशॉप हमने सुने उसमें एक बात उठी और जो बड़ी मुझे शांति से, जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, जिसमें एक सज्जन बोले कि वो एक लड़की बोल रही थी कि साहब राजनीति आजकल मजाक बन के रह गई है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब न्यूज़ चैनल तो आजकल एंटरटेनमेंट चैनल हो गए हैं। मैंने आलोक जी 22 मिनट तक प्रतीक जी को एक जगह बैठे आज पहली बार देखा। वाह वाह। वरना आप इनकी हाइपर एक्टिव डिबेट्स देख सकते हो 22 मिनट। तो मुझे तो आज आनंद आ गया कि मैंने 22 मिनट तक प्रतीक जी को एक जगह बैठे देखा। ये बढ़िया हमारी उपलब्धि है। तो प्रतीक 22 मिनट बैठे रहे। तो शंभू शेखर जी, ये डिपेंड करता है रिंग मास्टर कौन है, ये डिपेंड करता है रिंग मास्टर कौन है। जी सर।
ये बहुत से लोग कहते हैं, ये डांटते भी बहुत हैं, तो हाँ। आज कम से कम किसी को डांटे नहीं है। नहीं यहाँ के मैं इतनी देर से जी शंभू जी मैं इतनी देर से सबको सुन के और बड़ा ही आनंदित हो रहा था। बात जहाँ से शुरू होती है, डिबेट का परिणाम यही निकलता है कि बात वहाँ तक कभी नहीं पहुँचती है। खैर, इरफान भाई कार्टून बना रहे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। कई बार बातें जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, वो कुछ लकीरें खींचकर और बहुत ही ज़्यादा पुख्ता से अपनी बातों को कह देते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि आदमी जो करता है और जैसा वो दिखता है, इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है, यही दरअसल हास्य भी पैदा करता है, व्यंग भी पैदा करता है। और इसी कारण से समाज में बहुत सारी तरह की जो घटनाएं घटती रहती है। जैसे मैंने एक बार कभी कहा था कि मैं जिसके लिए मन में था श्रद्धा लिए हुए, मैं जिसके लिए मन में था श्रद्धा लिए हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, कल चौक पर मिले वही अद्धा लिए हुए। वाह वाह, हाँ हाँ, ये अद्धा बताना जरूरी है बाकी भारत के लोगों को कि अद्धा जो है ईंट के आधे टुकड़े को अद्धा कहते हैं और उस अद्धे को फेंक के मारा जाता है, इसलिए वो एक खतरनाक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अद्धा का एक और प्रयोग भी है, कहीं लोग उससे गफलत में ना आ जाए, इसलिए मैं ये साफ कर देना ठीक समझता हूं। जिस पर सरकार भी, जिस पर ना तो कोई कानून लगता है ना कोई सरकार रोक सकती है, ये परंपरागत हथियार है। मैं जिसके लिए मन में था श्रद्धा लिए हुए, कल चौक पर मिले वही अद्धा लिए हुए, और करते रहे ताउम्र जो जंगल का सफाया, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। वाह वाह। तो ये, लेकिन किस्सा, तो हम जो कहते हैं हाँ। वो हम दरअसल करते नहीं है। और जी 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 आप कंटिन्यू करें, आप बात खत्म करें। जी, दरअसल देखिए, एक चीज़ जो आज की तारीख में मैं मिस करता हूं, और ये पूरे हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे, दरअसल हम लोगों ने आपस में बातचीत बंद कर दी। अब जो ये सोशल मीडिया आया हमारे यहाँ पे, हमारे सोशल मीडिया पे 5-5 हज़ार तक दोस्त होते हैं, लेकिन पड़ोस के 5 लोगों से बोलचाल नहीं होती। और विकास के पैमानों ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। मुझे याद है, आज से 10 साल पहले हमारे घरों में लाइट जाती थी, 7-8 बजे शाम को लाइट जाती थी। मैं घर से बाहर निकलता था तो गली के 20 बच्चे मिलते थे, आपस में हम लोग मिलके कभी छुपम छुपाई खेलते थे, 4 तरह की बातें करते थे। लाइट जाना भी एक उत्सव होता था। हम कहीं चौराहे पर जाते थे, 4 बुजुर्ग मिलके आपस में बात कर रहे होते थे। आजकल आपस में बात करने की जो हमारी एक परंपराएं थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। चौपाल ख़त्म हो चुके, चौक ख़त्म हो चुके, दोस्तों के मज़मे ख़त्म हो चुके। इसका प्रभाव ये पड़ा, और ख़ासकर एकल परिवार आ गया जगह जगह। एकल परिवार, इसका प्रभाव ये पड़ा कि हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए। और ये स्थिति दरअसल, मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से देखता हूँ कि हमारे घरों में जो वैल्यूज़ ख़त्म हुए, हमारे पारिवारिक मूल्य जो ख़त्म हुए। एक बेटे को, बच्चे को ये पता ही नहीं होता था कि उसको ज़्यादा समय उसका चाचा दे रहा है, कि उसका ताऊ दे रहा है, कि उसके दादा दे रहे हैं, कि उसके नाना दे रहे हैं। वो पूरे खानदान का एक पैम्पर्ड चाइल्ड होता था। आजकल उसके अंदर में एक अकेलापन, एक एकांकी आ गया है। तो निश्चित तौर से ये जिस सड़कों पे जो ज़रा सा आप किसी की गाड़ी आपकी टच हो जाए और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी क्रोध को प्रकट करने का जो एक तरीका वो लोग निकालते हैं। मैं 4 लाइनें आपको हास्य व्यंग की सुनाता हूँ, और होली का माहौल है। 4 लाइनें जो मैं आपको हास्य व्यंग की सुनाता हूँ, इस पे आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तमाम खासकर न्यूज़ 18 पे तो लपेटे में नेताजी में अक्सर ही मैं रहता हूँ, और प्रतीक भैया जो थोड़ी देर पहले हम लोगों को कह रहे थे कि आजकल चुटकुले हो गए हैं, कविताएं हुए नहीं हैं। उनको हर प्रोग्राम में हिट करने के लिए कवि चाहिए होते हैं, और वो कवि चाहिए होते हैं जो ज़्यादा चुटकुले सुनाए। खैर चलिए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें ऐसे ही आती जाती रहती है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। दरअसल देखिए, किसी भी पक्ष को आपने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। अब राजीव शुक्ला जी इस बात का बुरा ना माने, लेकिन आपने सुना होगा 56 इंच का सीना। कवि इसको कैसे कहता है? चेहरे पे एक रुआब नया,
तन ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच। और इस तरह की जब मैंने 2-4 बार कविताएं सुना दी तो कई जगह से मुझे धमकी भरे फ़ोन भी आने लगे और कई जगह से लोगों ने अप्रिशिएट करना भी शुरू किया। तो दरअसल जब हम दोनों पक्षों को कहते हैं, जैसे ये मीडिया जो है, आप जो आज हैं, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और उसी स्तंभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवि हैं। हम लोग बहुत बेबाकी से अपनी बात को कह पाते हैं, जनता के बीच में अपनी बात रख पाते हैं और राजनीति को भूलना नहीं चाहिए। इस देश के राष्ट्र कवि हुए हैं दिनकर, जिनकी एक कविता ने पूरी सत्ता बदल के रख दी थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो कवियों को इतने हल्के में लेने का प्रयास ना करें। लेकिन फिर भी मैं एक बात जो सबके साथ में साझा करना चाहूँगा और बहुत उत्सुक हूँ मैं इरफान भाई की पेंटिंग देखने के लिए। मैं बहुत उनको मानता हूँ और बहुत एक तरह से मैं उनकी, मेरी नज़र बड़ी पैनी रहती है कि उन्होंने इस बार क्या कहा है, इस बात पर, किस बात पर वो किस तरीके से बात कह दे। तो मैं उनका बहुत बड़ा एक तरह से सोचिए कि दीवाना हूँ। जी शंभू जी, मैं मुझे एक बात जो आपने कही, मैं क्योंकि ये ला रहे हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा, वो होली का फग हम आपसे अंत में सुनेंगे। एक बात जो आपने कही, जो आपने मजाक किया, उसमें दो संभावनाएं हैं। एक संभावना थी कि उसमें एक पार्टी के लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग बुरा मान जाएं, लेकिन मुझे आज एक दूसरा डर भी दिखता है। उस कविता को सुनकर मेरे को ये डर लगता है कि उस कविता को सुनकर एक दूसरे तरह से, जो किसी वक्त हम इस तरह का मजाक बहुत आराम से खुले में करते थे, आज इस तरह का मजाक करने पर हमें स्त्री विरोधी होने का आरोप भी हम पर लगेगा और जो नया निज़ाम है उसमें, मतलब जो नए नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसमें इस तरह का मजाक भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये मजाक अगर मैं दफ्तर के अंदर कर दूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये भी एक एंगल आ गया है। तो तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है हम आगे बढ़ रहे हैं, या क्या हम अपने चारों तरफ बेड़ियां बना रहे हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। और जो इरफान ने कार्टून बनाया है, जितनी झलक मुझे दिखाई पड़ी, मुझे लगता है वो भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। इरफान, अरे वाह ये बहुत अच्छी बात। आलोक ने एकदम सही ये चीज़ पकड़ी कि मैंने महिलाओं को और उनकी स्थिति को लेकर के ही एक कार्टून बनाया है, जो घर में स्थिति है, और उनको बिल्कुल हल्के से नहीं लेना चाहिए कि एक महिला कितना काम करती है, घर को किस तरह से संभालती है, वो उसमें दिखाई देता है। महिला दिवस कह देना ही काफ़ी नहीं है। उनके लिए जो उनको आज़ादी चाहिए, जो उनको आराम चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कि कितना काम करती है एक महिला, देखिए वो कह रही है अपने पति से, जो आराम से बैठ के चाय पी रहा है, तो कहती है कि आज महिला दिवस है। स्क्रीन दिखाइए, पूरे स्क्रीन पर दिखाइए इस कार्टून को। हाँ इरफान, आप बोलते रहिए। हाँ हाँ जी, आज महिला दिवस है, वो कह रही है, और आज मैं छुट्टी पर हूँ, मेरे हिस्से के सारे काम आज आपको करने हैं। तो सारे काम में देखिए, बच्चा है, सुबह से शुरुआत होती है, फिर स्कूल जाने की तैयारी करना, उसका नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, कपड़े करना है, फिर वो थोड़ी देर के लिए सोती है, मुश्किल से ही सो पाती होगी शायद, सब्जी लेने शाम को, फिर शाम की तैयारी करनी है। तो ये हालत देख के, उनकी हालत देखिए आप कैसी हो रही है। कभी तो नहीं है शायद ये नेता भी नहीं है, लेकिन ये आम आदमी है। और अखबार में महिला दिवस की खबर बहुत आराम से पढ़ रहे थे जब उनको पसीना आ गया वो लिस्ट देख के। प्रतीक कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रतीक, ये लिस्ट देख के। हाँ जी 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 शंभू जी, जी दिनकर की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिनकर जी की बात कर रहे हैं। कवि को कोई हल्के में नहीं ले सकता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दिक्कत क्या है, कविता हल्की हो रही है। मुश्किल ये है जो कृति है आपकी, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, वो जब चुटकुलाबद्ध में तब्दील हो जाएगा तब मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और यही खतरा है, जो बदलते नॉर्म्स हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो मुश्किल है। कृति या व्यक्ति, कौन बड़ी चीज है, कृति है या व्यक्ति? तो व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं, लेकिन वो जो सृजन करता है वो उससे भी बड़ा होता है, वो अमिट होता है। तो जो आप देख, जो निर्मल हास्य है वो यही होता है
कि हम खड़े भी हो सकते हैं और खड़े होने पे भी हम हंस सकते हैं आपके, तो उसमें ये इरफान भाई ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो ये मुश्किल है समाज का, इस वक्त का सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि जो हमारी कृति है वो चारणत्व करने लगी, वो पीछे चलने लगी है। जी इरफान। हाँ, दरअसल में क्या है कि जब भी कोई कार्टून या कोई आप कविता लिखते हैं तो उसे सोचते हैं कि इसको बनाने के बाद में, सुनने के बाद में कोई क्या कहेगा और क्या इसके नतीजे निकलेंगे। अगर आपके दिमाग में ये सब बातें पहले से ही आ जाती हैं तो आप एक दबाव में आ ही जाते हैं, और जो जैसे आप कविता की उम्मीद करते हैं वो चुटकुला बन जाता है। अल्टीमेटली आदमी सोचता है कि बच के निकला जाए, किसी तरह से अपना काम हो जाए और चला जाए। तो आज ये हालत है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम जो कार्टून बना रहे हैं उसके नतीजे क्या होंगे, छपेगा भी कि नहीं छपेगा, और छप जाएगा तो सोशल मीडिया पे डालूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा तो वहाँ से कितने जूते आएंगे। एकदम जैसे ही डालते हैं उसके बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। समझ लीजिए ये जो आलम है यही क्रिएटिविटी को दबा रहा है। पहले ये होता था कि आप कविता लिख दी आपने, किसी के भी बारे में हो वो कभी सोच के नहीं लिखता था कि वो मोदी जी पे लिख रहा है कि राहुल पे लिख रहा है, किसी पे नहीं वो सोचता था, वो सिर्फ कविता लिखता था। आज ये हालत है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाइन वहाँ तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो लोग उसको खींच के ले जाते हैं कि नहीं ये तो तूने हमारे बारे में लिखा है। तो ये जो ज़बरदस्ती का एक सिलसिला चला हुआ है ये बहुत ख़राब है। ये स्थिति जो है इससे तो हाथ से बिल्कुल भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा समाज में। जी, तो आप कह रहे हैं हाथ से जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर अरुण पांडे के पास चलते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। लेकिन अरुण पांडे जी एक सवाल है, हास्य का जहाँ तक सवाल है, हास्य तो कसके चल रहा है चारों तरफ। लाफ्टर शोज, लाफ्टर चैलेंज, तरह तरह के जो शोज हैं, कॉमेडी शो, वो उनकी बाहर आई हुई है। लेकिन जो चीज़ दब रही है वो शायद व्यंग्य है। एक हास्य होता है जिसका बाकी, और हास्य और व्यंग्य में मेरे ख्याल से फर्क यह है कि आपने अपने समाज की, राजनीति की जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, विसंगतियां हैं, उन पर इशारा करता है वो व्यंग्य होता है, और व्यंग्य शायद ज़्यादा सार्थक होता था। हास्य की अपनी जगह है, आदमी लाफ्टर क्लब्स होते हैं जिनमें केवल हंसते हैं और उनके तनाव दूर हो जाते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन व्यंग्य और हास्य का जो फ़र्क है उसमें जो परेशानी हो रही है, जो इरफान अभी कह रहे हैं, और अभी आपने मुझे लगता है आलोक मुझे लगता है जितना तनाव लोगों के अंदर हो रहा है आज की तारीख में, हाँ। तो अगर ऑनलाइन में कभी हाथ से और टेंशन फ्री करने की चीजें अगर मिल जाती, हाथ से मिल जाता, हाँ। खुशी मिल जाती, तो सबसे ज्यादा बिक्री शायद उसी की होती। ये बात कही जा रही है कि हंसी बहुत महंगी हो गई है। जी डॉक्टर अरुण पांडे। आलोक जी आलोक जी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि सही है, हंसी जो है सभी स्ट्रेस को दूर करने, अगर डॉक्टरी टर्म्स की बात करूं, अभी तो मैं हास्य कवि के रूप में आपके चैनल पर उपस्थित हूं, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के टर्म में बात करूं तो अगर आप हंसते हो, खुश रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ों से आप निजात पा जाते हो। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आपको निजात दिला सकती है। तो मेरा मानना है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि हास्य और व्यंग्य का दोनों, और आजकल हास्य चुटकुले और बहुत सारे ऐसे क्लब हो गए हैं जिसमें हास्य के नाम पे चुटकुले परोसे जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कम से कम जो भी हो, किसी भी चेहरे पे मुस्कान लाना ये आवश्यक है आज के इस भागम दौड़ जिंदगी में। तो अगर एज ए चिकित्सक बात करूँ तो अगर हास्य किसी भी रूप में परोसा जा रहा है, लेकिन तो वो अच्छा है सोसाइटी के लिए, लेकिन उस हास्य की एक परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक बेइज्जती और हास्य में बहुत ही समान एक लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। और रही बात, प्रतीक जी ने बताया, मेरे बड़े भाई हैं, इनके कई बार डिबेट शो में मैं आता रहता हूं, इन्होंने कहा कि आजकल कविता और कवि गायब होते जा रहे हैं और चुटकुलेबाज ज़्यादा आने लगे हैं। तो और इरफान भाई ने एक महिला दिवस पे बहुत ही अच्छा कार्टून बनाया, तो मैं एक प्रतीक जी को और आप सभी दर्शकों को एक महिला दिवस के, उन्होंने एक महिला दिवस का एक कार्टून बनाया था, तो महिला दिवस पे मैं 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो। वो एक हास्य से हट के अगर कविता की विशुद्ध कविता की अगर बात की जाए तो मैं वो विशुद्ध कविता सुनाना चाहूँगा, और प्रतीक जी का विशेषकर मैं अपना आग्रह देना चाहता हूँ कि ये कविता एक बार सुनिए। ये हास्य से परे है, लेकिन वो महिला दिवस पे है, तो मैं चाहता हूं कि ये 4 लाइन है, ये कविता लंबी, लेकिन मैं 4 लाइन प्रस्तुत करता हूं। प्रतीक जी आपको प्रस्तुत करता हूं साहब, कि हसरतों की कथा व्यथा, हसरतों की कथा व्यथा, सृष्टि की अनुपम कृति हूं मैं। हसरतों की कथा व्यथा,
सृष्टि की अनुपम कृति हूँ मैं, और गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। महलों साले इरादे पक्के, महलों साले इरादे पक्के, दया ममता की प्रतिमूर्ति। महलों साले इरादे पक्के, दया ममता की प्रतिमूर्ति। अरे मुमकिन नहीं है जीवन धरती पे संपूर्ण सभ्यता या संस्कृति। क्षमता है क्षतिपूर्ति करने का, क्षमता है क्षतिपूर्ति करने का, भरती हरदम स्फूर्ति हूँ मैं, और गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। कि प्रगति पथ मैं धरणी, अरे मैं धरणी धरती माँ की, मैं धरणी धरती माँ की, मेरा ही सब ये अंबर है। मैं धरणी धरती माँ की, मेरा ही सब ये अंबर है। मेरी उपासना ही करता, मेरी उपासना ही करता, कोई दिग या कोई दिगंबर है। मेरी उपासना ही करता, कोई दिग या कोई दिगंबर है। अरे प्रगति पथ पर जो बढ़ती, प्रगति पथ पर जो बढ़ती, हर साल में वो चर्चित हूँ मैं, और गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। गर्व है अपने होने का, सच कहती स्त्री हूँ मैं। तो ये तो रही वो मैंने महिला दिवस पे ये लंबी कविता है, और इतना समय भी नहीं है आपके पास कि मैं पूरी कविता सुना पाऊँ। तो कहीं ना कहीं कविता का एक जो विस्तृत रूप है आज भी जीवित है। सभी कवि नहीं, ये मुझे लग रहा है, देखिए ये जो हमारा मूल विषय है हम उस पर वापस आते हैं, और वो मैं उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूँ। देखिए प्रतीक ने कुछ बात कही, और प्रतीक ने जो बात कही वो लग भी सकती थी, नहीं भी लग सकती थी। वो भी एक तरह का व्यंग्य या मजाक के तौर पे भी ले सकते थे, लेकिन मुझे लगा आप दोनों के दिल में लग गई। और यही वो लक्षण है जो हमारे समाज में चल रहा है कि बात बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आलोक जी, अब ये नहीं, मैं सिर्फ कोई नहीं, मैं आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। मुझे भी देखिए, हम लोगों को सबको ऐसा है। अभी आप पत्रकारों के बारे में कुछ कहेंगे, मुझे लग जाएगा। ये एक सामान्य बीमारी हमारे समाज में हो गई है। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आप अपन व्यंग्य, आलोक जी व्यंग्य और हास्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे एक मेरे कॉलेज के दिनों की एक घटना याद है। हम हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ भूख हड़ताल लिख के बाहर कॉलेज के बाहर बैठे थे। तो प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने जो हमारा लीडर था उसको एक चांटा मारा आके। तो आके ये चांटा इसलिए नहीं मारा कि हड़ताल तोड़ो, बोले भा में छोटी ऊ की मात्रा लगा रखी है, भूख लिखना नहीं आता। तो ये व्यंग्य है। और हास्य आजकल जो होता है, हास्य में आपको बताऊं, हास्य वो चीज है जिसमें जो आसपास से आवाजें आती है ना, हा हा हा, तो अपन हंसना चालू करते हैं। अपन को लगता है चलो अब हंसने का समय हो गया, बात पूरी हो गई, तो वो हास्य। ये जो बचपन में हम लोग इंग्लिश, व्यंग्य और हास्य, हम लोग बचपन में इंग्लिश फिल्म देखने जाते थे, तो वहाँ ऐसा होता था कि जब आसपास के सब लोग हंसें तो तुम भी हंस दो भाई, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा है क्या बात हो रही है। तो जब बाकी लोग हंसें तो हंस देना है। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बीच में आई कि मजाक हम लोग, और ये कुछ लाइनें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते थे कि मजाक उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। ये कॉमन लाइन है हमारे हिंदी प्रदेश की, आपको तो पता ही होगा जी। तो आजकल क्या हो रहा है? क्या सामने वाला ज्यादा मजाक कर रहा है, या हम जितना मजाक करते हैं उतना भी अपने लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं? देखिए, मजाक हमेशा बर्दाश्त करने वाले लोग भी हैं और मजाक पर रिएक्ट करने वाले लोग भी रहे हैं। आपको एक लाफ्टर क्लब शुरू होने की परंपरा 1990 के दशक में मुंबई में शुरू हुई। खार पश्चिम में एक जो है यूनियन पार्क है, और यूनियन पार्क के पास कुछ लोग जमा होने गए, अधेड़ ज्यादा हुआ करते थे और जोर जोर से हंसते थे, हो हा हा हा। अगल बगल के कुत्तों ने उसको एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन कुत्तों की समझ में आया ये पता नहीं क्या कर रहा है, और कुत्ते टूट पड़े और हंसने वालों को काट खाया।
तो अब कुत्तों की इसमें असहिष्णुता कही जा सकती है क्या? ये समाचार मैंने 1990 के दशक में सामना में छापा था और ये बहुत उसमें चला था समाचार। तो अब ये असहिष्णुता किसकी? प्राणी क्यों असहिष्णु हो जा रहा है? लेकिन आपके इस समाचार को अगर आज की परिस्थिति पे जक्स्टापोज कर दिया जाए तो इसमें आप किसको कुत्ता कह रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये अपने आप में भयंकर हो जाएगा, इसमें विवाद हो जाएगा और मुझे झेलना पड़ जाएगा। अभी देखिए बार बार जो है एक शब्द का प्रयोग हमारे प्रतीक जी चारणत्व का कर रहे हैं। एक दिन एक डिबेट में मैंने चारण शब्द का प्रयोग कर दिया, चारण समाज ने मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और मुझे बाकायदा चारण समाज की भावनाएं आहत होने पर क्षमा प्रार्थना मुझे करनी पड़ी। तो मैं प्रतीक जी को भी कह रहा हूं कृपया चारणत्व का बार बार प्रयोग ना करें। ये स्थिति है इस समय समाज की, लेकिन कोई पहली बार स्थिति नहीं है। मैं व्यंग्य चित्रकार के रूप में बहुत मशहूर रहे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ मुझे जो है अपना करियर शुरू करने का अवसर मिला है। 1950 के दशक में फ्री प्रेस जर्नल से वो इसलिए निकाले गए थे क्योंकि सत्ता विरोधी बहुत सारे कार्टून बना रहे थे, ये उनका अपना ये है। 1960-1970 के दशक में क्या हुआ आपने देखा। और एक बार जो है वो आचार्य अत्रे बहुत बड़े पत्रकार हुए हमारे यहाँ, मराठा बहुत बड़ा अखबार हुआ महाराष्ट्र का, उन्होंने आचार्य अत्रे का एक कार्टून बना दिया और बाला साहब के घर ठाकरे जी के घर पर आचार्य अत्रे के समर्थकों ने हमला कर दिया। अब आचार्य अत्रे अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े अलंबरदार, शिवसेना प्रमुख ने उन पर एक कार्टून बनाया और उस कार्टून का रिएक्शन ये हुआ कि 1965 में शिवसेना प्रमुख के घर पर हमला हो गया। तो अब बताइए इसमें आचार्य अत्रे जी असहिष्णु हैं? लेकिन ये होती है घटनाएं। 1990 के दशक की एक घटना आपको बताता हूं। 1995 में बारंबार बाला साहब की आदत थी कहने की करनारच होनारच करूंगा ही, होकर ही रहेगा। तो शंकरराव चौहान ने, तो उसमें गृह मंत्री हुआ करते थे 1994 में केंद्रीय, उन्होंने कहा आप हर चीज में च क्यों लगाते हैं, होनारच करनारच। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चौहान में से च निकाल देता हूं। और मराठी में अगर चौहान में से च निकाल दे तो जो वाण बचता है, वाण का मतलब जूता होता है। तो ये इस तरह की जो है हल्की बातें, हल्की फुल्की बातें करना एक दूसरे, और महाराष्ट्र में तो पुला देशपांडे और आचार्य अत्रे की जो एक दूसरे से बातें होती थी उस पर ग्रंथ छपे, उस पर विमर्श होता है। लेकिन आज वहीं पर जो है आप राज ठाकरे के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, आप पर हमला हो सकता है, या किसी और पर कुछ बोल दिए। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी कोई असहिष्णु किस्म की व्यक्ति नहीं है, उन पर कार्टून बना और मध्य प्रदेश में कार्टून बनाने वाले पे हमला हो गया, उसकी हत्या हो गई। अब ये 2012 की घटना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि श्रीमती सोनिया गांधी ने किसी को प्रेरित नहीं किया हत्या करने के लिए, लेकिन ये समाज में कुछ लोग हॉस्टाइल हो गए हैं और हॉस्टाइल होकर अगर कोई गतिविधि कर रहे हैं तो पूरे समाज की गतिविधि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। जी ठीक है, आप कह रहे हैं उसको पूरे समाज के उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए या इसे एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नहीं माना जाना चाहिए। आलोक पुराणिक जी, ये एक बात अभी पीछे उठी थी कि साहब पहले बिजली जाती थी तो वो भी एक उत्सव होता था, आसपास लोग बात करते थे। आज का ज़माना ये है कि एक कमरे में एक परिवार के 4 लोग बैठे होते हैं और वो आपस में बात नहीं करते हैं, अपने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलकर फैमिली ग्रुप में एक दूसरे को संदेश भेज रहे होते हैं, उसी में चुटकुला पढ़ के हंसते हैं और उसी में जवाब देते हैं। क्या ये स्थिति भी हमें वहाँ ले जा रही है जिस बड़ी चिंता की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि लोग आपस में बात नहीं करते हैं, इसलिए उनमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होती जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने 2 लाइन का व्यंग लिखा था इस पे कि 5000 फेसबुक फ्रेंड्स लिए घूमते थे आलोक जी, जब निपटे तो उठाने को 4 ना मिले। महानगरों का हाल ये है कि 4 फिजिकल फ्रेंड्स आपके घर में आपको उठाने को आ जाएं, ये मुश्किल काम है। मूल बात उसमें यह हो गई है कि कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ वर्चुअल है, मतलब आप वास्तव में नहीं मिल रहे, हवाई बातचीत। एक सेकंड आलोक जी, आपको रोकूंगा बीच में। इस बीच में आग्रह करूंगा हमारे डायरेक्टर साहब से कि जो इरफान का नया कार्टून तैयार है उसको भी दिखाते चलें, साथ में आलोक जी की बात सुनते रहेंगे, उसके बाद उसका ब्यौरा देख लेंगे। जी बिल्कुल आलोक जी। हास्य व्यंग के साथ एक मसला और है जो आप रियलाइज करेंगे, मैं पत्रकार होने के नाते रियलाइज करता हूँ। हास्य व्यंग एकमात्र क्रिएटिविटी की वो विधा है जिसका ताल्लुक साहित्य से भी है और पत्रकारिता से भी है। जैसे हमारे मित्रों ने अभी कवि युद्ध, कवि हुंकार, मैंने एक व्यंग लिखा था कि मेरे मित्र ने कहा कि मैं एंकर हूं, मैंने उससे पूछा कांग्रेस के, भाजपा के या भानगढ़ के भूतों के, कहाँ के एंकर हो? अभी टेलीविजन पे टीआरपी के लिए जो कविता हम देखते हैं, क्या ये कविता है? अभी सवाल ये जो हम लोग काम कर रहे हैं हम तय करें हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं कवि युद्ध में जा रहा हूं तो मैं मूलतः कविता नहीं कर रहा, एक गिवन टॉपिक पे एक मैंने व्यंग लिखा तो मुझे उसे कवि के तौर पे वो 5-10 साल 20 साल जीवित रहेगी, मुझे इसमें शक रहता है। अभी दिक्कत क्या हो गई है, कविता मीडिया इतना घालमेल हो गया है,
इतना घालमेल हो गया है कि आपको अगर 5000 कविता लिखने के बाद भी एक कविता ऐसी दिखाई पड़े जो 10 साल बाद 20 साल बाद जाएगी, तो आप बात कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, टेलीविज़न मीडिया ने भी हमारी क्रिएटिव काम में एक अलग तरह का रंग घोल दिया है कि उसमें चूंकि हास्य व्यंग से आपको टीआरपी भी मिल रही है, हास्य व्यंग का साहित्य में भी स्थान है, तो अभी जो लोग टेलीविज़न पे हैं या इस तरह हैं जो, और आप देखेंगे एक्सट्रीमिज्म को हमेशा तालियां मिलती हैं। आप एंटी मोदी कोई बात कर दें आपको ताली मिलेंगी, एंटी राहुल आप बात कर दें आपको ताली मिलेंगी, लेकिन अगर आप देखें व्यक्ति केंद्रित आप कितना भी लिख लें 5-10 साल बाद उसका रिलेवेंस नहीं रहता, वो स्थायी नहीं रह पाएगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, देर जैसे मैं एक बात कह रहा था कि मोदी जी और राहुल जी और पाकिस्तान पे आप लिख रहे हैं कितना, हमारे मित्र लिखते हैं, हमारे मित्र पाकिस्तान में आजकल देखता हूं कि वो सुबह से उठ जाते हैं, हमारे टीवी एंकर और कवि वीर रस के कवि, वो लाहौर से बमबारी शुरू करते हैं और रावलपिंडी तक गिरा के शाम को लौट के आके नोएडा के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने लग जाते हैं। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान राहुल जी नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप एकदम। जैसे परसाई जी के वर्षों पुराने लिखे हुए व्यंग हम आज की तारीख में निकाल के देखते हैं तो लगता है कि आज ही लिखे गए हैं, आज के लिए ही लिखे गए हैं। और आज के जो बात आपने कही वो सामने है। इरफान का वो कार्टून तैयार हो गया और बड़ा इंटरेस्टिंग होली पर कार्टून है, नेताजी प्रचार के लिए निकले हुए हैं। आप देखें आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार फिर आ रहा है कि सोचा था कि होली के मौके पर जनसंपर्क भी हो जाएगा, मगर इस हालत में कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है, इतने रंगीन हो चुके हैं, इतने परेशान हो गए हैं। प्रतीक कुछ कहना चाहते हैं, क्विक कमेंट, एक एडिटोरियल दीजिए अंत में। मैंने कहा होली की मुबारकबाद तो ऐसे दे दी जाए। हाँ बिल्कुल, कार्टून बना के इरफान की तरफ से होली की बधाई आ गई है। प्रतीक एक क्लोजिंग कमेंट। टूटू आ रही है, आई नहीं, कुछ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्या प्रतीक की आवाज़, प्रतीक के पास आवाज़ नहीं जा रही है ऐसा लग रहा है, कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं सोच रहा था कि प्रतीक के साथ हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं जो हमने सवाल पूछा उसका जो जवाब आए हैं वो कैसे आए हैं। कि क्या हमने ट्विटर पे आपसे सवाल पूछा कि हमारे अंदर मजाक सहने की क्षमता कम हो रही है, और जैसा पूछा वैसा ही जवाब आ रहा है। 84% जवाब आए हैं कि हाँ क्षमता कम हो रही है। सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बीच मजाक सहने की क्षमता बाकी है। और हमें उम्मीद है कि आगे हम ये चर्चा करें तो ये 16% की गिनती बढ़े और 84 वाली कम हो। होली का मौका है, नीरज गोस्वामी की कविता के साथ कुछ 4 लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम को ख़त्म करूँगा। हमारी ज़िंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, हमारी ज़िंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुबन समझ लेना कि होली है। बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर ढफ की, जिसे माना किए दुश्मन समझ लेना कि होली है। ये है होली और इस होली के आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आवाज़ अड्डा ख़त्म होता है। नमस्कार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद अब की बार चौकीदार वर्सेस वंशवाद, अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर।